हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रोदर्स मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस पर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो DSSB द्वारा निकाली गई किसी भी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हम लेकर आए हैं मैथ की PYQ सीरीज, जिसमें हम DSSB द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का हल करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों, देरी न करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 144 घंटे में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 160 घंटे में कर सकते हैं। तो आपको फाइंड करना है सी अकेला कितने घंटे में कर सकता है। ठीक है भाई, आपको जो वैल्यू दी गई है ए प्लस बी प्लस सी की दी गई है। ठीक है, दूसरी वैल्यू ए और बी की दी गई है, तीसरी वैल्यू बी और सी की। आपको फाइंड करना सी की। यदि हम ए बी सी तीनों के योग में से क्या निकाल दे, ए बी निकाल दे, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड होगी। किसकी वैल्यू फाइंड होगी? सी की। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है हमारी 96 घंटे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो काम करते हैं वो 96 घंटे में करते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे ए बी की। ए और बी कितनी देर में करते हैं काम को? तो आप कहेंगे जी ए बी मिलकर 144 घंटे में किसी कार्य को करते हैं। पूछा किसका? सी का। ठीक है, तो सी के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 288। ठीक है भाई, एलसीएम कैसे लेंगे? देखो, जो बड़ी संख्या लीजिए। यदि बड़ी संख्या इन दोनों से डिवाइड हो रही है तो एलसीएम होगा, नहीं होती तो उसका दुगना कीजिए। तो 144 का दुगना 288, तो 288 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इसलिए 96 और 144 का एलसीएम होगा 288। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है? इस 96 से इसे 288 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार कैंसिल होगा। इसके बाद 144 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल होगा। ये जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितने काम करते हैं? 3। 2 काम कौन करता है? वो करेंगे ए प्लस बी। तो बचा जो एक काम है उसे कौन करेगा? उसे करेगा सी। मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 288 के। ठीक है भाई, 1 किसके बराबर होगा? 288। 1 क्या है? सी की वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या के वर्ग को जब 100 से गुणा किया जाता है तो वह 36, 45 और 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, 36, 45 और 50 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये है कि वो संख्या जो होगी 36, 45 और 50 का एलसीएम होगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 36, 45 और 50 इनका निकालना हमें लैसे। ठीक है, तो जब हम इनका लैसे निकालेंगे तो लैसा होगा इन तीनों का 900। ठीक है भाई, कितना लैसा होगा? 900। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हम ये क्वेश्चन में दिया किसी संख्या के वर्ग को 100 से गुणा करके जब ये वैल्यू बनती है, तो संख्या पता नहीं है, मान लीजिए x है, तो x स्क्वायर गुना 100 से गुणा करेंगे तब आपको ये 900 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है। वैल्यू को कैंसिल कीजिए, 100 से कैंसिल कीजिए, इसे वैल्यू होगी 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू होगी हमारी 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कारें हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। वे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और विपरीत दिशाओं में जाते हैं। ठीक है, 2 घंटे के बाद पहली कार की गति में 20% की वृद्धि की जाती है, दूसरी कार की गति में 50% की वृद्धि की जाती है। आपसे पूछा है 4 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो एक बात इसमें ये समझना है, जब विपरीत दिशा की बात करी जाए, ठीक है, किसकी बात करी जाए? विपरीत दिशा की, तब जो चाल है हमेशा जुड़ जाती हैं। कैसी चाल होती हैं? आपस में जुड़ जाती है। यदि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल हमेशा घटेगी। पहले कह रहा है वो 2 घंटे तक चलते हैं, 2 घंटे के बाद जब उनकी चाल में वृद्धि होती है तो पहले उन्होंने पहली कार इस चाल से चली 2 घंटे, दूसरी कार इस चाल से चली, तो टोटल कितनी दूरी चलेगी? तो दूरी बराबर होता है
दूरी जो बराबर होती है वो होती है चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है भाई। अब चाल क्या दी गई है आपको, 150 और ये 200। जब विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ जाएंगी, तो 150 और 200 तो आप कहेंगे 350 होगी। कितनी होगी भाई, 350। ठीक है, गुना समय कितना है, 2 घंटे, बराबर 700। ठीक है, तो 700 किलोमीटर दूरी होगी 2 घंटे में चली गई। शुरू के जो 2 घंटे उसमें उन दोनों ने 700 किलोमीटर की दूरी तय करी। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद 2 घंटे के बाद जो पहली गाड़ी है उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। 20% का मतलब देखो, 150 में 20% की वृद्धि, तो 10% निकालेंगे तो 0 हटाएंगे, मतलब 15 इसका 10% होगा, तो 20% कितना होगा, 30। तो 150 का 20% 30 होगा, तो 150 में 30 की वृद्धि हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो दूरी होगी 2 घंटे के बाद वो कितनी होगी, चाल गुणा समय। तो 20% की वृद्धि 150 में करेंगे तो वैल्यू होगी 180। ठीक है, 150 का 20% होगा 30, मतलब 150 में हम 30 की वृद्धि करेंगे तो वैल्यू 180 होगी। प्लस फिर 50% किस में बढ़ाना है, 200 में, तो 200 का 50% एक्स्ट्रा करना है, तो 200 का 50% होगा 100। तो ये 200 से वैल्यू हो जाएगी हमारी 300। ठीक है भाई, ये होगी टोटल चाल। विपरीत दिशा में जा रही तो चाल जुड़ेंगी। ये भी 2 घंटे के लिए चलती है, तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, बराबर 180 और 300, ये वैल्यू होगी 480। 480 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है 4 घंटे के बाद टोटल उनके बीच की दूरी। देखो 2 घंटे तो यहाँ चली, 2 घंटे यहाँ, 4 घंटे के बाद टोटल इसे ऐड कीजिए, 960 और 700, तो आप कहेंगे 1660। 1660 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1660 किलोमीटर। ठीक है, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। यदि आप इस क्वेश्चन को और शॉर्ट करना चाहते हैं, देखो आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसका ही है। डायरेक्टली कैसे करेंगे, पहली जो दूरी होगी 150 प्लस 200, आप कहेंगे 350 गुना 2। ठीक है भाई, ये पहली दूरी होगी। प्लस अब नेक्स्ट दूरी में क्या करना, चाल में वृद्धि करनी, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे, तो 150 में 20% बढ़ाएंगे तो वैल्यू होगी हमारी 180। ठीक है भाई, प्लस इसमें 50% की वृद्धि करेंगे 200 में, तो 200 से वैल्यू हो जाएगी 300। ये भी 2 घंटे चल रही है। ठीक है, ये वैल्यू होगी 700 प्लस ये वैल्यू होगी 960। जब इन्हें ऐड करेंगे दोनों को, तो ऐड करने पे ये वैल्यू बनेगी 1660 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया है कि 81 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के एक घनाभ को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 3 भुजा दी गई है, 81 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसकी भुजा है, ये है एक घनाभ की। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है, 12 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाए जाते हैं, तो घनों की संख्या। तो जब बड़ी चीज़ से कोई छोटी चीज़ बनाई जाती है तो क्या करना है उसमें, जो बड़ी चीज़ है, जैसे ये घनाभ का होता है आयतन, क्या होता है घनाभ का आयतन, ऐसी घन का आयतन। तो जो वस्तु आपको दी गई है, यहाँ वस्तु दी गई है आपको घनाभ, तो घनाभ के आयतन को एक घन के आयतन से यदि हम डिवाइड कर दें तो घनों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है, घनाभ के आयतन को डिवाइड करना है एक घन के आयतन से, तो घनों की संख्या आपको निकल जाएगी। घनों की संख्या बराबर होगी घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब तीनों भुजाओं की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 81 गुना 64, ठीक है भाई, गुना 9 डिवाइड बाई घन का आयतन, ये होता है भुजा की घात 3, तो 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, कैंसिल कीजिए इसे, 4 से कीजिए, इसे 4 से करेंगे 16 बार, इसे 4 से करेंगे 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद 3 से कीजिए, इसे 3 से इसे करेंगे 27 तिया 81,
क्लियर। उसके बाद 3 से कीजिए इसे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है। इसके बाद कैंसिल क्या होगी हमारी वैल्यू, ये कैंसिल होगी 4 से, इसे कैंसिल कीजिए, 4 तिया 12, फिर इस 12 से 3 और 4 कैंसिल हो गई, तो बराबर संख्या होगी हमारी 27। 27 इसका राइट आंसर होगा। घनों की जो संख्या होगी वो होगी 27, तो ऑप्शन सी इस करेक्ट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2 वर्षों के लिए 5% से 1400 रुपये और प्रतिवर्ष 8% से 3200 रुपये और प्रतिवर्ष 6% से 1200 रुपये साधारण ब्याज पर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, किस पे दिए जाते हैं, साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन गुणा दर गुणा समय। साधारण जो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना है, देखो कैसे यूज करना है हमें इसके। 2 वर्ष के लिए जरा 5% मतलब 100 पे 5 रुपये 1 साल में ब्याज है, तो 2 साल में कितना होगा, तो 5 दूनी 10, कितनी वैल्यू होगी 10, ठीक है भाई, गुना मूलधन कितना 1400, तो 1400 को डिवाइड बाई 100 होगा, तो 2 जीरो पहले से हटा लीजिए, तो वैल्यू होगी 14, ठीक है, बराबर 14 दाई 140। ये ब्याज होगा पहली वाली राशि का। फिर अगली वाली पर 8%, 1 साल में 8 रुपये, 2 साल में 8 दूनी 16, कितने परसेंट होगा 16, गुना राशि कितनी है 3200, 2 जीरो हटा दीजिए, तो वैल्यू होगी 32, ठीक है। 16 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 512 होगी। फिर हमें क्या करना, अब 6% है तो 2 साल में होगी 6 दूनी 12, गुना राशि कितनी है 1200 को 2 जीरो हटा दीजिए तो 12 बचेगी, 12 12 144, ठीक है। ये पहली राशि का ब्याज है, ये दूसरी राशि पर ब्याज है, ये तीसरी राशि पर। टोटल ब्याज आपसे पूछा है, तो टोटल ब्याज होगा आपका 796 रुपये 796, ठीक है। इन सबको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 796। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 कारें हैं, एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कार ए और कार बी की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पहली चाल जो है ये है ए की, जो दूसरी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बी की चाल है। कार ए सुबह 6 बजे शुरू होती है और कार बी 7 बजे शुरू होती है। इस बात का मतलब समझना, जो कार ए है वो 6 बजे चलना स्टार्ट कर दी जाती है, उसके 1 घंटे बाद मतलब 7 बजे तब बी स्टार्ट होती है, तो 1 घंटे तक कौन चलेगी, कार ए चलेगी, ठीक है। वे एक दूसरे को कितने समय में मिलेगी, आपको ये दिया गया, ये इसके बीच की टोटल दूरी है 400 किलोमीटर, ठीक है भाई, टोटल दूरी है 400 किलोमीटर। ये ए है और ये बी है, ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये कार इधर से आ रही है, ये कार इधर से, तो विपरीत दिशा में जा रही है। वो कह रहा कि 6 बजे स्टार्ट किया ए ने, 7 बजे के बाद जब बी ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 1 घंटे में दूरी चल ली, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चली होगी, कितनी चाल है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मतलब 50 किलोमीटर दूरी तय करी होगी, किसने, ए ने। उसके बाद तब बी शुरू होता है, मतलब 7 बजे जो बी कार है वो चलती है। अब जो दूरी बची कितनी, आप कहेंगे भाई 50 चल दी, बची कितनी 400 में, तो 350 दूरी बची होगी, ठीक है भाई। अब ये 350 जो दूरी है ये ए और बी के बीच की है, किसके बीच में, ए और बी की, जब से वो दोनों चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए तो पहले से चल रही थी, अब बी ने स्टार्ट करा, अब जो इनके बीच जो दूरी है वो 350 किलोमीटर है। अब ये 350 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। समय निकालना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 350 ये दूरी होगी, डिवाइड बाई चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में, तो चाल आपकी जुड़ जाएंगी, 55 और 50, ये वैल्यू होगी 105, डिवाइड कीजिए इस वैल्यू को,
ये 35 ढाई 350 और 35 तिया 105, कैंसिल कीजिए इसे। 3 सही 1/3 घंटा, ठीक है भाई, 3 सही 1/3 घंटा। देखो पहले जो ए ने स्टार्ट किया 1 घंटा तो यहाँ मिला हमें, 3.5 सही 1/3 घंटा ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए 4 सही 1/3 घंटे। मतलब जितने बजे ए ने स्टार्ट करा होगा उसके इतने समय बाद वो दोनों गाड़ियाँ आपस में मिलेंगी। तो 6 बजे स्टार्ट करा, ठीक है, 4 सही 1/3 घंटा और बढ़ा दिए, तो 6 4 10, ठीक है। 10 बजकर 1/3 घंटे का मतलब 20 मिनट, 10 बजकर 20 बजे, ठीक है, सुबह ये आपस में मिलेंगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10 बजकर 20 पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेंगी, ठीक है भाई। पर ये देख लेना इसमें क्या सब सुबह सुबह के ऑप्शन है सारे, तो सारे ठीक है, ठीक है, सभी सुबह के हैं, तो ये आंसर करेक्ट होगा 10 बजकर 20। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है कि 48 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको दिया गया 48 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 48 CP बराबर है x वस्तु के विक्रय मूल्य, मतलब x SP, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, जो CP के साथ वैल्यू है वो है हमारी SP की, और जो SP के साथ वैल्यू है वो CP की, ठीक है। ये जो CP की वैल्यू ये है हमारी x और SP की वैल्यू हमारी 48, इस तरह से ये वैल्यू है। आज से क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ जो है 20% है, तो लाभ जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। लाभ और हानि होगी हमेशा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमारा CP होगा, मतलब x होगा, तो इस पे 20% का लाभ, मतलब इसकी वैल्यू होगी 120। कितनी वैल्यू होगी 120, ठीक है। तो 120% पे इस वस्तु को हम बेचेंगे तो लाभ होगा। SP कितना हमारा ये 48, तो x का 120% 48 है, ठीक है भाई। कैंसिल करेंगे वैल्यू को, 0 से 0 कैंसिल, 12 से इसे करेंगे 12 चौक 48, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो x की वैल्यू होगी 10 चौक 40। 40 इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि x और y के पास कुल मिलाकर 4800 रुपये है। यदि x की राशि का 1/3 y की राशि के 5/9 के बराबर है तो x के पास कितनी धनराशि है, ठीक है। क्या पूछा आपसे, x के पास कितनी धनराशि है। क्या दिया है, x और y के पास कुल धनराशि, और आपको दिया है x की राशि का 1/3, तो x की राशि का 1/3 बराबर है y की राशि का 5/9 के, ठीक है। अब हमें कैंसिल करेंगे इस वैल्यू को, देखो इस 3 से इसे कैंसिल करेंगे 3 बार, और x/y बराबर होगा 5/3, मतलब x की जो वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू होगी 3। टोटल आपको रुपए दिए हैं 4800, तो 5 3 8, मतलब 8 की वैल्यू आपको दी गई है 4800 रुपये। पूछा क्या आपसे, x का मान, तो x हमारा 5 है, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये इसका 6 गुना है, 8 6 48, 0 हटा दीजिए, 0 हटा के बात करेंगे, 8 का 6 गुना 48, इसी तरह से 5 का 6 गुना 5 6 30, ठीक है भाई। 2 0 यहाँ है साथ में, तो इसके साथ भी 2 0 लगा देंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3000 रुपये। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है कि A/B/C/D, इसका मान आपको फाइंड करना है। यदि A/B बराबर है 4/5 के, B/C बराबर है 4/7 के, ठीक है, C/D आपको दिया है 8/9 के। फाइंड करना है A/B/C/D, ठीक है, चारों का अनुपात आपको फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखिए A और B का अनुपात, ये है हमारा 4/5, ठीक है। उसके बाद BC का लिखेंगे, तो BC का 4 7, B के नीचे B की वैल्यू लिखेंगे 4 और 7, C थोड़ा आगे बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद CD का, C के नीचे C की वैल्यू, तो C हमारा 8 है,
तो डी की वैल्यू 9, 8:9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब समझते हैं। देखो जो इसके बाद वाले जो रिक्त स्थान है उसमें ये वाली वैल्यू हम भरते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक स्थान ये है तो 5 होगा, इसके बाद एक स्थान होगा फिर 5 होगा। ठीक है भाई, फिर 7 के बाद बढ़ेंगे तो 7 के बाद ये 7 होगा। ठीक है, फिर ये 4 है, इससे पहले अंक होगा तो इससे पहले जो भी अंक दिया गया आपको ये, तो ये 4 ये ऐसे ही यहाँ भर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना, ये 2 स्थान खाली है तो 2 स्थान खाली के बाद जो भी अंक है उसे भर देना। तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा। ठीक है भाई, सबकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 4 चौक 16 8 128, ये 128 होगा। अनुपात 5 चौक 20, 20 8 160, ये 160 होगी। अनुपात 5 7 35, ठीक है, 35 8 280, ये 280 वैल्यू होगी। अनुपात इसी इसमें करेंगे 5 7 35, 35 निम्मा 315। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो अनुपात होगा वो 128 अनुपात 160 अनुपात 280 अनुपात 315, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 12 के वर्ग 8 के घन और 16 के वर्ग का मैसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 12 का वर्ग करना है। यदि हम 12 का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, इसके बाद 8 की पावर 3 करेंगे तो 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8 गुना 8 गुना 8, मतलब 512। इसके बाद 16 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 16 की 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी 256। ये वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख पाए। फिर आपसे कहा है कि इन तीनों का मैसे आपको बताना। तो मैसे क्या होता है, मैसे समझ लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो सबसे पहले ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या इनमें, तो इसमें सब में बड़ी संख्या हमारी 16। अब इस बड़ी संख्या से ये चेक करना है कि बड़ी संख्या इन्हें डिवाइड कर रही है। देख लीजिए 16, 16 निम्न 144, 16 × 48, 16 दूनी 32 से डिवाइड करेगी। ठीक है, 16 कम 16, ठीक है भाई। उसके बाद 9 बचेंगे, 16 छिक्कम 96। तो 16 ऐसी संख्या है जो 144 को भी डिवाइड करेगी, 512 को डिवाइड करेगी, 256 को भी। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 16। क्लियर। अब बात करेंगे इसके दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये है, इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 12 का वर्ग पहले लिखेंगे 12, तो 12 के फैक्टर कीजिए, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है, उसका वर्ग करेंगे। जब इन पावरों को बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, मतलब 2 की पावर 2 फिर पावर 2, तो 2 की पावर वैल्यू होगी हमारी 2 की पावर 4। ठीक है भाई, गुना ये 3 है फिर 3 की पावर 2, पावर में इस तरह से हम इसे लिखेंगे। फिर कह रहा 8 का घन, तो 8 के घन का मतलब पहले 8 को तोड़िए फैक्टर में, 2 गुना 2 गुना 2 इसका मतलब 8, फिर उसका पावर करनी है आपको 3। ठीक है, तो 2 गुना 2 इसका मतलब है 2 की पावर 3, फिर बाहर पावर 3 है तो 3 की पावर 3 मतलब 3 तिया 9 हो गई, पावर की पावर में गुना होगी। ठीक है, फिर 16 का वर्ग, तो 16 के फैक्टर कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर इसका आपको वर्ग करना है बराबर 2 की पावर यहाँ कितनी बनेंगी, आप कहेंगे 2 की पावर 4, फिर उसकी पावर बाहर है 2, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर 8 बनेगी। ठीक है भाई, 2 की पावर 8। अब आपको निकालना मैसे, तो मैसे वो होगा जो इन तीनों में कॉमन होगी। देखो कितनी पावर कॉमन है, 2 की पावर 4 यहाँ भी मिलेगी, 2 की पावर 4 यहाँ भी मिलेगी, 2 की पावर 4 यहाँ भी मिलेगी, मतलब 2 की पावर 4 क्या होगा इनका मैसे है। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। ठीक है भाई, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है कि एक वस्तु का मूल्य थर्ड वृद्धि, मतलब तीसरी वृद्धि के बाद, पहली वृद्धि होगी उसके बाद दूसरी वृद्धि होगी उसके बाद तीसरी वृद्धि, 3 वृद्धि होने के बाद 1000 रुपये हो जाता है। पहली जो वृद्धि है वो 11.11% है, दूसरी वृद्धि 12.50% है, तीसरी वृद्धि 25% है। ठीक है, 3 वृद्धि होने के बाद मूल्य हो जाता है 1000 रुपये। तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वस्तु का मूल्य x रुपये है, पहली वृद्धि होती है
11.11%, मतलब 100 पे 11.11 रुपये बढ़ जाते हैं तो कितना होगा 111.11%। ठीक है, डिवाइड बाई 100, परसेंट की जगह हम लिख देंगे 100। ठीक है, फिर दूसरी वृद्धि होगी इस पर 12.5% की तो 112.50% डिवाइड बाई 100। ठीक है भाई, फिर तीसरी वृद्धि होगी 25% की तो 25% की वृद्धि होने का मतलब 125 होगा, 125/100। ठीक है, 3 वृद्धि होने के बाद इसकी वैल्यू हो जाती है 1000 रुपये के बराबर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू हमें कैंसिल करनी है। देखो इस तरह से करेंगे कैंसिल। यदि 111.11 को से भाग देंगे हम, ये नीचे वाली वैल्यू 9 बार कटेगी, ये 10 बार। ठीक है, 11.11 से यदि हम भाग देंगे तो 11 9 99, ये वैल्यू कटेगी 10 बार, 11 से भाग देंगे। फिर इसे देंगे 12.5 से, 12 8 96, ये वैल्यू 8 बार कैंसिल होगी और ये वैल्यू होगी हमारी 9 बार। ठीक है भाई, 12.5 से यदि भाग देंगे इसे तो 9 बार कैंसिल होगी, नीचे वाली वैल्यू 8 बार होगी। ठीक है, उसके बाद इसे कैंसिल कीजिए, ये 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। फिर वैल्यू और कैंसिल कीजिए, जो वैल्यू कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर लीजिए। जैसे 9 से ये 9 कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ बचा हमारा 10 और ये हमारा 4। अब हमें क्या करना है, ये 0 से ये जो 0 कैंसिल कर देंगे हम, ऊपर बची वैल्यू हमारी 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 0, टोटल कितना हुआ इधर 20। अब ये वैल्यू है 8 चौक 32, तो x बराबर होगा 32 गुना 20, तो 32 दूनी 64, 640। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया है कलम और पेंसिल का डिब्बा एक साथ खरीदा गया है। 16 कलम और 9 पेंसिल का औसत मूल्य 30 रुपये है, जबकि 9 कलम और 16 पेंसिल का औसत मूल्य 35 रुपये है। ठीक है भाई, तो 100 कलम और 100 पेंसिल का मूल्य आपको फाइंड करना है। बात आ रही समझ में। क्या दिया है, 100 कलम और 100 पेंसिल का मूल्य निकालना है। सबसे पहले हम इसे देखेंगे, 16 कलम और 9 पेंसिल का औसत मूल्य। 16 कलम को हम के से डिनोट करेंगे, 16 के। मान लीजिए एक कलम का मूल्य के रुपये है, कितना के, तो 16 कितना होगा 16 के प्लस 9 पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए पी से डिनोट करेंगे पेंसिल को, एक पेंसिल का मूल्य पी, तो 9 का कितना होगा 9 पी। ठीक है भाई, दोनों का टोटल होगा, औसत मूल्य दिया है 30, तो औसत को हम इनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना होगा कुल मूल्य, तो 16 और 9 25, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 75। ठीक है भाई, इन दोनों का कुल मूल्य होगा 750 रुपये। फिर बात करेंगे 9 कलम, 9 के प्लस 16 पेंसिल बराबर, अब इनका जो औसत दिया है वो 35 रुपये, कितना 35। अब भी इनकी संख्या 25 है, तो 25 और 35 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, किसकी, इस 25 की, इन दोनों की, 16 9 25 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो गई हमारी 875। ठीक है भाई, ये क्या है, ये 9 कलम और 16 पेंसिलों का कुल मूल्य है। बात आ रही समझ में। अब इन्हें टोटल करेंगे दोनों को, जब दोनों को हम इन्हें ऐड करेंगे तो 16 9 25, 25 कलम प्लस 16 9 25, 25 पेंसिल। ठीक है, 25 कलम और 25 पेंसिल का जो कुल मूल्य है वो होगा, इसे ऐड कीजिए, 5 एकम 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 5 7 12 हासिल 1 7 8 15 1 16, मतलब 1625 रुपये इनका कुल मूल्य होगा। किस किस का, 25 कलम और 25 पेंसिल का जो कुल मूल्य है वो 1625 रुपये होगा। ठीक है, इसका पूछा आपसे 100 का, 100 कलम और 100 पेंसिल, तो 100 के लिए क्या करना होगा, हमें 100 का निकालना है, 100 के प्लस 100 पी। देखो ये 4 गुना होगी वैल्यू, ये वैल्यू 4 गुना, जब ये वैल्यू 4 गुना होगी तो मूल्य भी 4 गुना होगा। ठीक है,
तो 4 से गुणा कर दिए, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, ठीक है। 4 छंग 24 और 1 25, हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, मतलब 6500 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज राइट, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है कि किसी वस्तु को 3840 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत रुपये 2560 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के समान है। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। 3840 रुपये में यदि किसी वस्तु को बेचता है तो बेचने पर जो लाभ होता है वही 2560 रुपये बेचने पर हानि के बराबर होती है। यदि 2560 में बेची जाए वो वस्तु, तब उसे जो हानि होती है वो 3840 पर हुए लाभ के बराबर होती है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि लाभ हानि बराबर आपको दी जाए, कितने रुपए में बेचने पर इतना लाभ होता है और इतने रुपए में बेचने पर इतनी हानि होती है, लाभ और हानि आपस में बराबर हो, तब आपको क्रय मूल्य कैसे निकालना। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा इन दोनों वैल्यू को आपको जोड़ देना है। इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 0, ठीक है, 4 6 10, हासिल 1, 8 5 13 और 1 14, हासिल 1, 3 2 5 1 6, मतलब दोनों को ऐड करने पे वैल्यू होगी हमारी 6400। ठीक है, अब ऐड करके क्या करेंगे, फिर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू बनेगी 3200 रुपये। 3200 रुपये जो इनका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा इनका क्रय मूल्य। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। अब आपसे कह रहा है कि यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, और इस पर 25% आपको बढ़ाना है। क्या बढ़ाना, 25%। ठीक है, तो 3200 का 25% आपको बढ़ाना है, मतलब 125 में बेचनी होगी, तो 125% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। अब 32 की और 125 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 125 दूनी होते हैं 250। ठीक है, 0 हासिल होंगे 25, 125 दिया 375, 375 और 25 400। ठीक है, तो 4000 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इज राइट, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हमने कैसे करी, इसे समझते हैं। मान लीजिए जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक है, कितना, x रुपये। तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ ऐसे निकलेगा कि जो जितने रुपए में चीज़ बेची जा रही है, तो 3840 रुपये में कोई वस्तु बेची जा रही है, इसमें से यदि हम क्रय मूल्य घटा दें तो क्रय मूल्य कितना माना हमने, x। ठीक है, क्रय मूल्य घटाने पर ये वैल्यू जो होगी वो हमारा होगा लाभ। आ रही बात समझ में। अब हानि कैसे निकलेगी, तो हानि ऐसे निकलेगी। हानि के लिए क्या करना होगा, हमें क्रय मूल्य में से जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई है उसे घटा देना है, तो 2560 घटा देंगे। आ रही बात समझ में। ये क्या है, ये आपका लाभ, ये आपकी हानि। कहा ना आपने इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ है, इतने रुपए में बेचने पर हानि आपस में बराबर, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। अब x एक तरफ लाएंगे तो x ऐड करेंगे 2x होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी हमारी 6400। ठीक है भाई, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3200। ठीक है, इस तरह से आती है ये जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको यही करना है, दोनों वैल्यू को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। फिर 25% लाभ पर बेची जाए तो 125% इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये होगी 4000। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।